न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको, बिकॉज इनर्शिया में जो बताया गया वही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन always remain in same state of rest or of uniform motion until an external force is applied on it. External force is applied on it. देखिए, हमने लॉ ऑफ इनर्शिया में किया था कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो ऑलवेज दैट वांट टू रिमेन इन रेस्ट, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी मोशन में है, दैट वांट टू रिमेन इन मोशन, प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पे भी वही बात है। देखिए, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होने से थोड़ा सा कोई डिफरेंस नहीं आता, मीनिंग वही है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो ऑलवेज उस यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तब तक कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। यही लॉ इनर्शिया में था कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो ऑलवेज रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो ऑलवेज मोशन में रहना चाहती है। वो भी कब तक रहती है? उसी स्टेट में जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, मतलब अपने आप चेंज नहीं होना चाहती। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी ये कहा गया है कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती है, रेस्ट वाली रेस्ट में रहेगी, मोशन वाली मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। देखिए, इसमें टू पार्ट हैं लॉ में, एक स्टेट ऑफ रेस्ट की बात है और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन की। तो हम टू अलग अलग एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे फॉर स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए, for example, a book lying on the table, remain as it is या remain on table until any force is applied on it. Any force is applied on it. वो फोर्स क्या हो सकता है कि कोई पर्सन उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दे, स्ट्रॉन्ग विंड हो सकती है या कोई एनी अदर फोर्स हो सकता है जिसकी वजह से वो वहाँ से मूव कर सकती है, हिल सकती है, तभी होगी। अदरवाइज कभी भी वो अपने आप वो बुक उस टेबल से कहीं नहीं जाएगी। कोई भी अनदर, आप कोई भी रेस्ट में कोई भी बॉडी हो, उसके लिए भी आप कह सकते हैं कि अपने आप कभी भी नहीं जाती। कब कोई बॉडी जो रेस्ट में है इधर उधर हो सकती है? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तभी होगी, अदरवाइज कोई बॉडी इधर उधर नहीं होगी, कभी नहीं होती है। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि रेस्ट में है, टेबल के ऊपर बुक रखी है, ऑलवेज वो टेबल पे ही रखी रहेगी अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। बट हम ये बात तो ठीक, लेकिन मोशन के लिए ये बात सही नहीं बनती है। देखिए, अ बॉल इन
स्टेट ऑफ मोशन यानी कि आप क्या कह सकते हैं, और यू कैन से अ मूविंग बॉल stops after traveling some distance. कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बॉल रुक जाती है, बट लॉ में क्या कहा गया है, इट विल नेवर स्टॉप। लॉ में तो ये कहा गया है, और हम देखते हैं बॉल तो थोड़ी दूर जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, दैट विल स्टॉप। हाउ डज इट हैपन, तो ये कैसे होता है कि वो क्यों रुक जाते हैं, जबकि लॉ में तो कहा गया कि वो कभी भी नहीं रुकेगी। वो इसलिए है, देखिए, व्हेन बॉल मूव्स there is friction between ground and surface of ball. एंड फ्रिक्शन क्या करता है, आपको पता है, फ्रिक्शन अपोज द मोशन ऑफ बॉडी। फ्रिक्शन बॉडी की मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। वी नो फ्रिक्शन अपोजेस मोशन ऑफ बॉडी, या मोशन ऑफ बॉल कह दीजिए यहाँ पे, सो बॉल स्टॉप्स। दिस फ्रिक्शन इज एन एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन जो है क्या है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉल रुक जाती है। इफ़ वी रिमूव फ्रिक्शन देन बॉल विल नेवर स्टॉप। तो फ्रिक्शन को हम हटा दें तो बॉल कभी भी नहीं रुकेगी। सिमिलरली आप देखते हैं कि जब हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं देन फैन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, सडन स्टॉप नहीं होता, इसका मतलब इट वांट टू रिमेन इन मोशन, बट सडन स्टॉप नहीं होता है, थोड़ी देर के बाद रुकता है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इसका मतलब वो मोशन में रहना चाहता है, यानी इनर्शिया की वजह से। रुक क्यों जाता है, व्हाई इट स्टॉप, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जो बॉल बेरिंग है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से दैट स्टॉप्स। एंड इफ वी रिमूव द फ्रिक्शन देन बॉडी विल नेवर स्टॉप। अगर आप फ्रिक्शन को रिमूव कर दें तो बॉडी कभी भी नहीं रुकेगी। क्लियर। तो क्यों रुक जाती है चलते हुए, देखो रेस्ट वाली तो रेस्ट में रहती है, तो हमें पता है, ये तो लॉ की फर्स्ट थिंग तो ठीक, इट्स ओके। बट मोशन वाली लॉ में कहा गया है कि दैट नेवर चेंज इट्स मोशन, यानी कि दैट रिमेन इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो मूविंग बॉल रुक जाती है बिकॉज मूविंग बॉल पे क्या लगता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है। व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड इफ वी रिमूव द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन बॉल विल नेवर स्टॉप, तो बॉल कभी भी नहीं रुकेगी। ठीक है, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, मोमेंटम। क्या चीज, किसी भी बॉडी में जो मोशन प्रेजेंट होती है
उस मोशन की क्वांटिटी को हम मोमेंटम बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मोशन present in a body is known as its momentum. उसको हम उसका मोमेंटम बोलते हैं कि मोशन की कितनी क्वांटिटी है। अब आप देखिए, समझने के लिए पहले मैं एक बात और बता दूं, फिर आगे बात करेंगे। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is equal to the product of mass of body and velocity of body, यानी मोशन। ठीक है ना? It is denoted by स्मॉल लेटर P, इससे डिनोट करते हैं। और अभी हमने क्या कहा है, मोमेंटम is equal to product of mass into velocity, यही बताया ना, यानी P is equal to m into v, यही तो बताइए। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी वेलोसिटी इन बॉडी, कि बॉडी में जितनी वेलोसिटी प्रेजेंट है और उसका जो मास है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो मोमेंटम किसके इक्वल है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी P इज इक्वल टू m इंटू वी, क्योंकि मास को m से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को v से। अब वो डेफिनेशन कैसे आई, देखिए, किसी भी बॉडी का मास जो है वो कांस्टेंट होता है, मास चेंज नहीं होता, तो फिर क्या रह गया, वेलोसिटी। तो दैट्स व्हाई डेफिनेशन किस बेस पे आ गई, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी दैट इज नोन एज मोमेंट, कि उसमें कितना मोशन है। मोशन मतलब स्पीड, वेलोसिटी, ये सब मोशन में आते हैं। तो इसलिए डेफिनेशन ऐसे आई, और प्रैक्टिकली इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसका मतलब जो बॉडी हैवी होगी उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो बॉडी लाइट होगी उसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। जो बॉडी हाई स्पीड पे मूव कर रही है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और जो बॉडी लेस स्पीड से मूव कर रही है उसका मोमेंटम कम होगा। इसी वजह से हमने एक ट्रक और कार वाली बात की थी कि ट्रक और कार सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी वेलोसिटी तो सेम है, तो कौन सा बाद में रुकेगा। अभी हम रुकने वाली बात और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगी। तो ट्रक का मास ज़्यादा है इसलिए उसका मोमेंटम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, चाहे वो सेम स्पीड से चल रहे हैं, और मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से वो इजीली नहीं रुकता है। वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। पहले आप इसको देखिए, P इज इक्वल टू एम वी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट इसकी SI। हाँ जी बोलिए बेटा, बोलो, आवाज़ नहीं आ रही बेटा, बोलिए। इट्स SI यूनिट इस, इसी बेस पे बनेगी, फॉर्मूला बेस पे,
मास की आपकी आवाज ना बहुत कम आ रही है। कम आ रही है अब? यस सर। ओके। सर हाँ जी बोलो। सर अगर ईयरफोन नहीं, अगर हम लोग नहीं लगा रहे हैं ना तो बहुत ही ज्यादा कम आ रही है। बेटा अभी भी कम आ रही है क्या इस टाइम पे अब जो बोल रहा हूँ? हेलो, अच्छा मैं 1 मिनट, ओके ओके, हाँ कम आ रही है, 1 मिनट रुको बेटा। अब कम आ रही है? हेलो, अरे बोलो अब। सर अभी भी कमी है। अब कम है इस टाइम पे? यस सर। अच्छा वो इनकी ज़्यादा होगी तो मेरी कैसे ज़्यादा हो? अब कुछ आई ठीक? यस सर। चलो ठीक है। ऐसा यूनिट इज, देखिए आप, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की तो इसकी यूनिट हो जाएंगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम। हाँ जी बोलो। सर वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ओके सर। इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन ये मोमेंटम के बेस पे है, इस करके मोमेंटम हमने इसमें पहले किया। पहले डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन को समझाता हूं। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it. ये डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। किसी भी बॉडी के जो मोमेंटम होता है वो जिस रेट से चेंज होता है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, और फोर्स कम अप्लाई होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा? कम होगा। मोर फोर्स मोर चेंज इन मोमेंटम, लेस फोर्स लेस चेंज इन मोमेंटम। अब आप देखिए, लेट a body of mass m is moving with a velocity u कर दो। A force F is applied on it
So after time t, its velocity becomes v। मतलब t टाइम के लिए f फोर्स लगा और उसकी वेलोसिटी u से क्या बन गई, v बन गई। सो इनिशियल मोमेंटम P1 is equal to mu, initial velocity into mass। फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, बोलो भाई, व्हाट कुड बी फाइनल मोमेंटम, m इंटू वी। मास तो चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप यूँ कह सकते हैं mv माइनस mu। देन फोर्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही है ना फोर्स, डेफिनेशन में यही कहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी उसी रेशियो में इंक्रीज होगी। उसी रेशियो में इंक्रीज का मतलब एक तरफ की क्वांटिटी डबल हो जाए तो दूसरी साइड की भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ट्रिपल हो जाए तो ट्रिपल हो जाएगी। ये प्रोपोर्शनल है। जस्ट लाइक हम घर में मिल्क लेते हैं, हर रोज़ बाय करते हैं और वो 50 रुपीज़ पर लीटर है। ये प्रोपोर्शन है। आप लीटर डबल कर दो तो रेट भी डबल हो जाएगा, यानी 2 लीटर कर दिया तो 100 हो जाएगा। मिल्क को ट्रिपल कर दो, यानी 3 लीटर कर दो तो उसका जो कॉस्ट है वो भी ट्रिपल हो जाएगी, 150 हो जाएगी। मतलब जितने टाइम करोगे उतने टाइम, इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो उतने ही टाइम डिक्रीज होगा। मिल्क को हाफ लीटर कर दो तो उसकी कॉस्ट भी हाफ हो जाएगी, 25 रुपीज़ हो जाएगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इक्वल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो सेम यहाँ पे भी वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो फोर्स F, इसको हम क्या कह सकते हैं, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। इसको हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब आप देखिए इसी में नेक्स्ट हम सिंबल यूज कर लेते हैं। फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फोर्स को F से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब mv माइनस mu अपॉन टाइम t। आप इसमें से क्या करें, m कॉमन ले लो। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस u अपॉन t। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन को भी इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो, कर सकते हैं इक्वल टू, और एक कांस्टेंट लगता है, मतलब एक नंबर मल्टीप्लाई होता है। जैसे मिल्क का केस की बात करें तो वो कांस्टेंट क्या है, 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 लीटर, 100 रुपीज़ इज इक्वल टू 2 लीटर। तो दोनों साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो जाए उसके लिए क्या किया जाए, 50 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों उस दूसरी तरफ, यानी वो 50 क्या है, कांस्टेंट है, तो इक्वल हो जाएगा 50 रुपीज़ 50 इज इक्वल टू 1 लीटर। क्वांटिटी सेम करनी हो तो राइट साइड में अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50 और 50 दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो सेम वहीं पे यहाँ पे वो कांस्टेंट यूज करना पड़ता है।
कांस्टेंट k लगाते हैं हम यहाँ पे, m v माइनस यू अपॉन टी। हेयर k इज, यहाँ पे k की वैल्यू 1 होती है, सो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। क्योंकि k की वैल्यू 1 है, और ये किसके इक्वल होता है, f इज इक्वल टू एम ए। वाई, बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है। इसकी जगह हमने a पुट कर दिया, तो f किसके इक्वल आ गया, m इंटू ए। ये हमारा फॉर्मूला डेवलप हो गया, f इज इक्वल टू एम ए। यानी फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, कि उसमें जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके और उस बॉडी के मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है फोर्स। इज इट क्लियर। v माइनस यू अपॉन टी ए के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो ये वही है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने v माइनस यू अपॉन टी की जगह a पुट कर दिया, f इज इक्वल टू क्या आ गया, एम ए। यहाँ पे हमने f इज इक्वल टू एम ए फाइंड आउट कर लिया। यानी ये कौन से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। जब भी हम न्यूटन f इज इक्वल टू एम ए की बात करेंगे, इट मीन्स न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया। आपसे न्यूमेरिकल में पूछा भी जा सकता है कि f इज इक्वल टू एम ए फ्रॉम, क्या लिखेंगे आप, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यूनिट ऑफ फोर्स, यहाँ फोर्स का पता लग गया ना, तो अब यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। वेट की भी मैंने अभी बताई थी, कौन क्या यूनिट होती है, न्यूटन। वेट इज एक्चुअली अ फोर्स। वेट क्या होता है, फोर्स होता है, इसलिए वेट की यूनिट भी न्यूटन और फोर्स की यूनिट भी न्यूटन, बिकॉज वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स किसके इक्वल होता है। देखिए हमने अभी पढ़ा है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसी फॉर्मूला पे बेस डेफिनेशन आएगी। F इज इक्वल टू एम ए, m इज मास, a इज एक्सेलरेशन। तो क्या कहेंगे, अ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन, अ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन which can produce an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। मतलब वो फोर्स जो 1 किलोग्राम की बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। क्योंकि एक्सेलरेशन बॉडी में कब प्रोड्यूस होता है, जब उस पर क्या अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा। और ऐसा फोर्स जो 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज 1 न्यूटन। अब आप देखिए 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है। 1 न्यूटन की हमने अभी बात की डेफिनेशन में, एक और बता देता हूँ। किलो, देखो F इज इक्वल टू एम ए और m का मास यानी मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम।
ए की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब न्यूटन इज इक्वल न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। हाँ बट डायरेक्ट इसके इक्वल नहीं होता, आपको बताया ना कि एफ ऑलवेज किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और हमने यहाँ के लगाया था और के की वैल्यू 1 कही थी। जब हम अर्थ के ऊपर वेट की बात करें, बॉडी का वेट होता है यहाँ पे, तब जो है इसकी यूनिट थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, यानी 1 न्यूटन जो है ऐसा यूनिट में आए तो 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। किलोग्राम और न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिलेशन बताया आपको ये कि इसके इक्वल होता है। यूनिट और भी हैं आपके नोट्स में गिवन है, डाइन भी यूनिट गिवन है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। लेकिन ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में सिर्फ 1 न्यूटन की डेफिनेशन है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये जो है रिलेशन वैसे याद कर लीजिए, किसी न्यूमेरिकल के अंदर यूज हो सकता है, और न्यूमेरिकल में होगा तो न्यूमेरिकल में गिवन होगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS यूनिट दो है ना, कई तरह की होती हैं। CGS सेंटीग्राम मीटर पर सेकंड की यूनिट CGS यूनिट होती हैं। SI यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे कंट्रीज़ में एक जैसी यूनिट चलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, SI यूनिट बोलते हैं। MKS यूनिट जिसके अंदर मास जो है वो किलोग्राम में होगा, डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर होगा। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट होते हैं, लेकिन जो यूनिट कॉमन चलती हैं, जो हमें लर्न करनी है और जो करनी चाहिए, वो कौन सी है, SI यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और फोर्स की SI यूनिट क्या है, न्यूटन है। ठीक, इसके बाद इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक तो ये, अ प्लेयर move his hands backward while catching the ball. एक प्लेयर जो है बॉल कैच करते वक्त अपने हैंड्स को पीछे क्यों मूव करता है, इसलिए मूव करता है। देखिए, जैसे अगर आप भी क्रिकेट सभी खेलते हैं, बॉल को आप आगे हाथ करके क्यों नहीं पकड़ते, जैसे ही बॉल आती है आप हाथ को भी पीछे लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं पता है? हाँ, फोर्स को कम करने के लिए। अगर वहीं आगे हाथ करके पकड़ोगे तो बहुत ज़्यादा हर्टिंग होगी, ठीक है ना, स्ट्रक, वो सडन स्ट्रक करेगा और उससे चोट ज़्यादा लगेगी। आप फोर्स कम करते हैं। फोर्स कम कैसे करते हैं, देखिए फोर्स का फॉर्मूला ये वाला देखिए, फोर्स इज इक्वल टू, के को हटा देते हैं हम वैसे एक बार, क्योंकि के की वैल्यू 1 ही होती है, V माइनस यू अपॉन टी, ठीक है ना। V वेलोसिटी, U वेलोसिटी से वो बॉल आ रही है और आपने उसकी V बनानी, यानी जीरो करनी है आपने। तो V का मतलब यहाँ पे क्या, आपने तो पकड़ के उसको रोकना है, तो जीरो ही करनी है ना, V की जगह पे तो जीरो। मास को हम चेंज नहीं कर सकते। हमने U तो है जो आ रही है, वो भी आपके उसमें नहीं है, वो तो जिसने थ्रो किया है उससे आ रही है। तो U को आप चेंज करके क्या बनाना चाह रहे हैं, जीरो। प्रैक्टिकल बात समझिए कि आप U को क्या करना चाह रहे हैं, जीरो। मास हम चेंज कर ही नहीं सकते। अब एकदम जीरो करेंगे सडन, तो इसका मतलब डिफरेंस ज़्यादा होगा V और U का। सपोज करो बॉल आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से और आपने जीरो कर दी, तो इसका मतलब एकदम जीरो कर दी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ।
तो आपको ताकि अच्छी तरह समझ में आए कि चीज़ ये क्यों हम हाथ पीछे क्यों करते हैं। मान लिया फॉर्मूला देखिए, आपको पता है ना, फॉर्मूला इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, और आपने v तो जीरो करनी ही करनी है, यानी हमारा बनेगा माइनस एम वी अपॉन टी, सॉरी एम यू अपॉन टी, यही बनेगा, v जीरो होगी तो क्लियर। अब अगर u 20 है और आपने उसको 1 सेकंड में ही जीरो कर दिया, यानी कि और बॉल का मास जो है वो सपोज करो 100 ग्राम है, यानी कुछ भी 0.1 किलोग्राम हो गया वो तो, और आपने 20 और डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, कितना आंसर आ गया भाई, -2। माइनस तो मतलब नेगेटिव कर रहे हैं आप, 2 आ गया ना, 2 न्यूटन आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब अपोजिट फोर्स लग रहा है इस करके, 2 न्यूटन आएगा। अब अगर आप हाथ पीछे करते हैं तो आप देखिए 2 न्यूटन, हम बात कर रहे थे कि अगर 1 सेकंड में वो करते हैं तो 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर आपने ये टाइम 3 सेकंड या 4 सेकंड कर दिया, पीछे ले जाते 4 सेकंड में, तो आप देखिए फोर्स का क्या बना, मास वही 0.1 20 मीटर पर सेकंड से आ रही थी और टाइम आपने 4 सेकंड कर दिया, तो अब आप इसका हटा के देखिए वही क्या बन जाएगा, 1/2 न्यूटन, यानी कि 0.5 न्यूटन, 1/4 फोर्स लग गया पहले से, फोर्स पहले से कितना हो गया, 1/4 हो गया। यानी हम हाथ को पीछे, हमें 0.1 चुन लिया बेटा 100 ग्राम मास से 100 ग्राम की बॉल है, इस करके समझ में आ गई। बॉल को हमने, हाँ 100 ग्राम की बॉल है इसलिए 0.1 किलोग्राम, 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है, v जीरो करनी ही है इसलिए -20, और 1 सेकंड में आप उसको करते हैं तो 2 न्यूटन फोर्स लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा बॉल का, आपके हाथों पे चोट लगेगी। और अगर आपने हाथों को पीछे ले गए साथ साथ बॉल के, तो मान लिया आपने 4 सेकंड कर दिया, 4 सेकंड कर दिया तो इसका मतलब फोर्स कितना आ गया, 0.5 न्यूटन, यानी 1/4 हो गया। तो इस करके उस फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, मतलब टाइम इंक्रीज हो जाए सो दैट फोर्स क्या हो जाए, टाइम इंक्रीजेज सो दैट फोर्स रिड्यूसेज, इस करके हम हाथों को क्या ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। फिर डिस्कस करेंगे ऐसे ही और क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।